गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद पायल। तो गाइस, आज की क्लास जो रहेगी हमारी रिमेनिंग केस लॉस पर रहेगी। अभी तक हम टोटल 5 केस लॉस कंप्लीट कर चुके हैं। अब 6 to 11 हमारी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे केस लॉस देख रहे हैं। आई होप आपको समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। इस चैनल पर आप देखेंगे तो आपको लॉ, इकोनॉमिक लॉ और ऑडिट के भी कुछ चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, लॉ के भी मैंने कुछ चैप्टर्स डाले हुए हैं, जो कि हमारे एक कैटेगरी में जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो सब मैंने वहां डाले हुए हैं। इकोनॉमिक लॉ का पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ पर डाला हुआ है। अब मैं केस लॉ की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और बीच बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं केस स्टडी डाइजेस्ट भी इस पर डालती जाऊंगी। ठीक है, केस स्टडी डाइजेस्ट की सारी केस स्टडीज को मैं 1 बाय 1 यहाँ पर भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपको अल्टीमेट इतना कह सकती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक लॉ या फिर लॉ का एग्जाम या फिर ऑडिट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम डेज तक काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लॉ, ऑडिट या इकोनॉमिक लॉ में से किसी में भी अगर आपको कोई चैप्टर इजी कराना है या फिर मैं निमोनिक कोर्स किसी चीज के थ्रू उस चैप्टर को इजी करा सकूं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लगेगा, अगर उस पर काफी कमेंट्स आए होंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के लेक्चर को। ठीक है, जिसमें हमारे 6 केस लॉ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा 6वां केस लॉ है उसका नाम क्या है? समीर अग्रवाल एपिलेंट वर्सेस सीसीआई के बीच एंड सीसीआई एंड ओआरएस। ठीक है, ये हमारा केस लॉ का नाम रहेगा। ये आपको एग्जाम में मेंशन करना है। ठीक है, केस लॉ का नाम जो है वो आपको प्रॉपर वहां पे मेंशन करना है। फैक्ट्स देख लेते हैं गाइस, क्या फैक्ट्स थे, मतलब प्रॉब्लम क्या थी। ये केस जो है हमारा बेसिकली ओला और उबर से रिलेटेड है। उन पर कुछ एलिगेशंस लगाई गई थी। इसमें हम सबसे पहले फैक्ट्स में वो सारी चीजें आ जाएगी, वही देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, प्रेजेंट अपील इज टू इंस्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट पिटिशनर ऑफ लॉ। ठीक है, इन्फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? या लॉ में कई बार सुनोगे आप इन्फॉर्मेंट, तो उसका मतलब होता है सूचना देने वाला। ठीक है, ये हमारा लॉ का प्रैक्टिशनर है। ठीक है, समझ रहे? ये जो बंदा है, जो हमारा जिसको प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ है। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टीज है वो लॉ में प्रैक्टिस करती है। ठीक है, तो अपीलेंट ने यहाँ अपील करी है इनटू द एलिज एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट ऑफ ओला एंड उबर। ठीक है, ओला और उबर पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं कि एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट कर रहे हैं, अलेनिंग दैट एंटर्ड इनटू द फिक्स्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, प्राइस फिक्सिंग कर रहे हैं, वही कार्टेल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं ऑफ द सेक्शन 3 का। ओला और उबर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं एज ए प्लेटफॉर्म थ्रू द मोबाइल ऐप के थ्रू चलते हैं, ये भी आपको पता है, विच अलाउ राइडर एंड ड्राइवर्स टू इंटरेक्ट। ठीक है, आपको अगर कोई कार बुक करनी है, ओला बुक करना है, उबर बुक करना है, तो आप क्या है, मोबाइल ऐप के थ्रू करते हैं। वही सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। इट ट्रिप फेयर इज कैलकुलेटेड बाय एन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स। ठीक है, फेयर जो है उनका एक एल्गोरिथम के थ्रू डिसाइड किया जाता है। हाँ, द इन्फॉर्मेंट का कहना ये भी था, ड्यू टू द एल्गोरिथमिक प्राइसिंग नीदर द राइडर एबल टू नेगोशिएट। ठीक है, ना राइडर कर पा रहा है ना ही ड्राइवर कर पा रहा है, नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर आपस में। टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ राइडर्स एंड ड्राइवर टू चूज द बेस्ट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन एज बोथ हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस सेट बाय द प्राइसिंग एल्गोरिथम। मतलब ओला और उबर ने एक एल्गोरिथम पॉलिसी के थ्रू प्राइस फिक्सिंग करी है। ठीक है, और ना ही राइडर यहाँ पर कुछ फायदा उठा पा रहा है, मतलब नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो प्राइस वहाँ के सेट होते हैं वही आपको पे करने होते हैं। ना ही ड्राइवर कुछ कम बढ़त कर पा सकता है, मतलब ड्राइवर भी अपने प्राइस अपने हिसाब से नहीं चार्ज कर सकता है। जो भी उसको फिक्स चार्ज मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे एल्गोरिथम के बेस पे डिसाइड होंगे वही फेयर उसको मिलेगा। ठीक है, जो ड्राइवर है वो बाउंड टू एक्सेप्ट द ट्रिप फेयर रिफ्लेक्टेड इन द ऐप, वही चीज बताई गई है। ड्राइवर रिसीव देयर शेयर ऑफ द फेयर ओनली आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द कमीशन बाय ओला एंड उबर। ठीक है, मतलब जो भी पैसा उसको मिलता है उसमें से पहले ओला उबर अपना कमीशन चार्ज कर लेती है, देन जो बैलेंस फेयर है उसको ड्राइवर्स को दे देती है। देयरफॉर द इन्फॉर्मेंट एलिज दैट the pricing algorithm used by the Ola and Uber artificially manipulate supply and demand, guaranteeing higher fares to the driver who would otherwise compete one and another। ठीक है, तो एक तरीके से ये मैनिपुलेट्स कर रही है सप्लाई एंड डिमांड को। इस तरीके से एल्गोरिथम जो इनका बेस जो प्राइसिंग एल्गोरिथम है वो मैनिपुलेट्स कर रहा है सप्लाई एंड डिमांड को। इन्फॉर्मेंट सबमिटेड दैट द ओला एंड उबर एप्स फंक्शन अकाइन टू अ ट्रेड एसोसिएशन। अकाइन का मतलब समान। ठीक है, ये जो है ट्रेड एसोसिएशन की तरह काम कर रहा है, फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशन ऑफ ए कार्टेल। ठीक है, वही चीज आ गई यहाँ पर घुमा फिरा के।
कार्टेल बनाकर ये काम कर रहे हैं। ओला एंड उबर हैव ग्रेटर बार्गेनिंग पावर देन द राइडर्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि देखो इन्हीं ने ही प्राइस फिक्स किया है, तो ये इन्हीं के पास ही एक तरीके से बार्गेनिंग पावर है। एंड आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर विलिंगनेस टू पे एंड एज ए रिजल्ट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड। ठीक है, तो वही चीज है गाइस, इश्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। मेनली इशू क्या था वो बात कर लेते हैं। वेदर ओला एंड उबर एप्स फंक्शन अकाउंट टू अ ट्रेड एसोसिएशन फैसिलिटिंग द ऑपरेशन ऑफ ए कार्टेल। क्या ये ट्रेड एसोसिएशन की तरह काम कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है द ऑपरेशन ऑफ ए कार्टेल, ये इशू आया था। वेदर द ओला एंड उबर ड्यू टू देयर ग्रेटर बार्गेनिंग पावर देन राइडर्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या प्राइस का भेदभाव कर रहे हैं एंड आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग फेयर्स, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, अलाइनिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द, जो इन पे कॉन्ट्रावेंशन 3-4 का लगा है, वो सब चीजें इश्यूज थी कि क्या ऐसा हुआ है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो हमारे गाइस की रेशियो जो डिसाइड हुए थे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ सीसीआई का डिसीजन आया था, सीसीआई ने जो ऑर्डर पास किए थे वो हम देख लेते हैं। सीसीआई का कहना था द इन्फॉर्मेंट हैज नॉट अलीज कॉल्यूशन बिटवीन द कैब ऑपरेटर्स ओला सच दैट ओला एंड उबर, मतलब ओला एंड उबर के बीच में कोई भी ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये आपस में कोई भी कार्टेल नहीं बना रहे हैं, ऐसा सीसीआई का कहना था। साथ साथ फॉर ए कार्टेल टू ऑपरेट एज ए हब एंड स्पोक देयर नीड्स टू बी कॉन्स्पिरेसी टू फिक्स प्राइस। ठीक है, एक षड्यंत्र होना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। ठीक है, प्राइस को फिक्स करने का कोई इनकी आपस में कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन द प्रेजेंट केस ड्राइवर्स में हैव acceded to the algorithm determined price by platform Ola and Uber. This cannot said to amounting to collusion between the drivers। मतलब ये एल्गोरिथम मतलब ये अगर प्राइसिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि ये प्राइस को फिक्स करने के लिए कोई आपस में षड्यंत्र बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट इनका एक बेस है जिस बेस पे ये प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसको कॉल्यूजन बिटवीन द ड्राइवर्स नहीं बोला जाएगा। इन दिस केस राइड सोर्सिंग एंड राइड शेयरिंग सर्विस ए हब स्पोक कार्टेल वुड रिक्वायर एन एग्रीमेंट between all the driver to set price through the platforms। ड्राइवर इंटरसी टू डिलीगेट द प्राइसिंग पावर टू द प्लेटफॉर्म या कैब एग्रीगेटर्स। ये वही चीज आ रही है आपको, बस मैंने ये बार बार इसलिए लिखाया है क्योंकि आपको ये एग्जाम में लिख कर आने हैं। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना ये आपको लिख कर आने हैं। वही चीज आ रही है कि यहाँ पर इनका कोई ऐसा आपस में इन्होंने मिलकर कोई षड्यंत्र वगैरह नहीं करा है, बस एक इनका एक बेस है जिस बेस पे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, प्राइसिंग एल्गोरिथम, उस बेस पे बस इनको प्राइस डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने यूज किया, आपस में इन्होंने कोई कार्टेल नहीं बनवाया। ठीक है, साथ साथ ये भी आपको लिखना है द एलिगेशंस रेज्ड बाय द इन्फॉर्मेंट विद रिगार्ड टू द प्राइस फिक्सिंग। ठीक है, जो इन्होंने प्राइस फिक्सिंग की एलिगेशन लगाई थी, ठीक है, उसके बारे में भी कहा गया द सीसीआई ऑब्जर्व दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडिकेटिंग मीटिंग ऑफ द माइंड इज अ सिन क्वा नॉन और एस्टेब्लिशिंग कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 3। द प्रेजेंट केस नीदर देयर बी अपीयर्स टू बी सच एन एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, एंड माइंड बिटवीन द कैब एग्रीगेटर्स। ठीक है, एंड देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स, इन इवन रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स के बीच में भी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं दिख रहा है जिससे लगे कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 यहाँ पर नहीं है जो कि इशू में पूछा गया था। फिर साथ साथ आप लिखेंगे एलिगेशंस एज रिगार्ड टू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आल्सो सीम्स टू बी मिसप्लेस एंड अनसपोर्टेड बाय एन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब कोई जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है ना कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसके लिए भी कोई सबूत नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर नहीं माना जाएगा। साथ साथ आपको ये भी लिखना है ओला एंड उबर आर नॉट एसोसिएशन ऑफ द ड्राइवर्स, रादर दे एक्ट एज ए सेपरेट एंटिटीज। भाई ये ओला और उबर जो है वो सेपरेट एंटिटीज है, ये एसोसिएशन ऑफ ड्राइवर्स नहीं है। ठीक है, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, ये एसोसिएशन ऑफ ड्राइवर्स नहीं है, दे एक्ट एज ए सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। ठीक है, अपने अपने ड्राइवर्स के हिसाब से सेपरेट एंटिटीज हैं। डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी भी आया था यहाँ पर, पहले सीसीआई का आया था, फिर एनसीएलटी ने भी डिसीजन पास किया था, तो उनका डिसीजन देख लेते हैं। इन द इंस्टेंट केस द इन्फॉर्मेंट क्लेम्स टू बी अ इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिशनर। ठीक है, आपने पहले ही देखा ये इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिशनर है, जो जिसको शिकायत है वो हमारा इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिशनर है। देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट दे सफर्ड अ लीगल इंजरी एट द हैंड ऑफ ओला एंड उबर। मतलब यहाँ पर भाई मैटर अलग चल रहा है और तुम ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि इसको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, लॉ वाली चीज तो यहाँ कोई है नहीं ना, लीगल इंजरी कोई है ही नहीं इसको, तो इसको काहे इतनी दिक्कत हो रही है भाई। तो वही चीज बोली एनसीएलटी ने, कोई लीगल इंजरी नहीं है और आप लॉ प्रैक्टिशनर हो, तो आप यहाँ क्यों आए हो, मतलब आपको क्या दिक्कत हुई। लेकिन गाइस मैं एक चीज आपको ये बता दूं, एनसीएलटी का ये कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। एनसीएलटी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपील में जा सकता है। वो ये नहीं कह सकती कि आप तो लॉ प्रैक्टिशनर है, आपको क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। अगर उसको लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में बोल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ लॉ प्रैक्टिशनर को लग रहा है कि ओला एंड उबर कार्टेल बनाकर कंपटीशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर इसके पास राइट है, ये एनसीएलटी के पास जा सकता है। तो वो चीज यहाँ पर क्लियर करी गई थी। साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं गाइस आपको, यहाँ एलिगेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट दैट द ड्राइवर अटैच टू द कैब एग्रीगेटर आर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ठीक है। जो भी ड्राइवर यहाँ अटैच करे वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, ये कोई एसोसिएशन ऑफ ड्राइवर्स नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द कैब एग्रीगेटर अमाउंटिंग टू द प्राइस फिक्सिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ड्राइवर, वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर, एज नो कॉल्यूशन देयर इज एन कैब एग्रीगेटर एंड फॉरकमिंग फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट, ठीक है। तो वही चीज आ रही है घुमा फिरा कर कि ये जो प्राइस फिक्सिंग का भी केस नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस फिक्सिंग ये सब चीज नहीं हुई है, इसीलिए इनका जो इन्फॉर्मेंट का क्लेम था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, एनसीएलटी के द्वारा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट भी पिक्चर में आ गई। सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन थे वो भी हम देख लेंगे। This being the case, it is difficult to agree with the impulsive judgment of the NCLT in narrow construction of the Section 90, therefore stands aside, ठीक है। इस जो हमारा एनसीएलटी ने डिसीजन जजमेंट पास किया था ना कि लॉ प्रैक्टिशनर यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो इस केस पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर मैं एग्री नहीं करता हूँ, डिफिकल्ट टू एग्री है ये केस जो है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जजमेंट जो है वो डिफिकल्ट टू एग्री है। द अपेक्स कोर्ट ओपाइंड दैट, ठीक है, इनका कहना है एनसीएलटी मस्ट बी केप्ट वाइड ओपन इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो एज टू सबसर्व द हाई पब्लिक पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी, एनसीएलटी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं कह सकती लॉ प्रैक्टिशनर तुम यहाँ क्यों आए हो, उनको सबसर्व करना पड़ेगा द हाई पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। फिर साथ साथ कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट, ठीक है, जो सीसीआई एनसीएलटी ने जो भी फाइंडिंग्स दी है उसको कोर्ट ने ऑब्जर्व करा। तो उन कोर्ट का कहना है ओला एंड उबर जो है नॉट फैसिलिटेट कार्टेलाइजेशन, ठीक है। तो कार्टेलाइजेशन नहीं है, ना ही एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में है बिटवीन द ड्राइवर्स, ठीक है, सो एज टू अट्रैक्ट द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट एज हैज बीन हेल्ड बाय बोथ सीसीआई एंड एनसीएलटी, ये सीसीआई एनसीएलटी का भी कहना था। तो कोई रीजन नहीं है यहाँ इंटरफेयर करने का विद दिस फाइंडिंग रिजल्टिंग द अपील डिस्पोज टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर लॉ प्रैक्टिशनर अपील में जा रहा था बार बार हर स्टेज पे, तो उस अपील को लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक चीज में यहाँ एनसीएलटी के खिलाफ गई कि लॉ प्रैक्टिशनर को तुम ऐसे मना नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। लेकिन जो ये डिसीजन था ना एनसीएलटी का, सीसीआई का, ठीक है, जो डिसीजन था कि कार्टेलाइजेशन नहीं बनाया और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सपोर्ट कर रही है इस डिसीजन को और बोल रही है कि यहाँ कोई रीजन टू इंटरफेयर नहीं है, तो जो अपील करी जा रही है उस अपील को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। इस तरीके से हमारा 6 केस लॉ भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब हम देख लेते हैं केस लॉ नंबर 7, जिसका नाम रहेगा बी हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर वर्सेस कॉम्पिटेंट कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा केस लॉ का नाम है। इसमें हम सबसे पहले फैक्ट्स देखेंगे, फिर क्या प्रोसेस था, देन हम कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर फैक्ट क्या था, मतलब केस क्या था मेनली, ठीक है। यहाँ क्या था, अपीलेंट फर्म जो जिसने मतलब अपील करी है, यहाँ पर बता दिया है कि कौन है, ठीक है, ये हमारे डिटेल्स बता दिया है। हम इसको नाम से बोलेंगे अपीलेंट फर्म के नाम से, ठीक है। अपीलेंट फर्म जो है वो रिसीव ए नोटिस, ठीक है, इसको नोटिस मिला है, ठीक है। यहाँ जो अपीलेंट फर्म है उसको शोकॉज नोटिस मिला है, किससे, फ्रॉम द सीसीआई, ठीक है। उस सेंड नोटिस में क्या बोला है, 9 अदर फर्म्स के साथ मिलकर ये क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसी इस पे कुछ एलिगेशन लगी है, तो इसलिए इसको शोकॉज नोटिस दिया गया है, ठीक है, बाय द सीसीआई, ठीक है। अब देखेंगे अपीलेंट, तो यहाँ पर अपीलेंट फर्म जो है इस नोटिस का रिप्लाई कर देती है। सीसीआई आफ्टर कंसिडरिंग द सेम पास ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद उसको इंक्वायरी करने, इसके बाद डीजी को, डायरेक्टर जनरल को इंक्वायरी करने को बोल देती है सीसीआई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टर जनरल को इंक्वायरी करने को बोला, तो डायरेक्टर जनरल जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और क्या कंक्लूड करा, इसने कंक्लूड करा कि इफेक्ट दैट द अपीलेंट वाज सेम एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये इन्वॉल्व है, ठीक है। डीजी ने इस तरीके से रिपोर्ट कर दी। अब जो अपीलेंट है, ठीक है, वाज गिवन ए चांस टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शन देयर टू, ठीक है, तो इसको एक चांस दिया गया है कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप फाइल कर सकते हैं। अब उसके ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद सीसीआई ने ऑर्डर पास करा, ठीक है, और उस ऑर्डर में अफर्म करा द फाइंडिंग ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड इम्पोज पेनल्टीज। पेनल्टी कितने की लगा दी, 3.61 करोड़ की उस पर पेनल्टी लगा दी। उसके ऑब्जेक्शन वगैरह सबको सुनने के बाद जनरल ने जो भी फाइंडिंग्स की थी उसको अफर्म कर दिया एंड उस पर पेनल्टीज लगा दी, ठीक है। अपीलेंट फाइल द स्टैट्यूटरी अपील। अब इसको ये यहाँ से अग्रीव है क्योंकि सीसीआई ने तो इस पर पेनल्टी लगा दी 3.61 करोड़ की। तो अपीलेंट क्या करता है, ये हमारा आगे नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी पर जाता है, मतलब एनसीएलएटी, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ये अपील में जाएगा, ठीक है। अपीलेंट आल्सो प्रेड फॉर द इंटरिम स्टे ऑफ पेनल्टी ऑर्डर। ये साथ साथ
बोलता है कि जो सीसीआई ने पेनल्टी का ऑर्डर लगाया आप उस पर स्टे और लगा दीजिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये इस रिगार्डिंग भी अपील करता है। जो एनसीएलटी है ना, इसने क्या बोला, इसने बोला ग्रांटेड स्टे तो मैं दे दूंगी ऑन द कंडीशन, लेकिन एक साथ साथ कंडीशन लगाई कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 10% ऑफ टोटल पेनल्टी। जो भी हमारे यहाँ पर टोटल पेनल्टी थी ना 3.61 करोड़, इसकी 10% आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी टू बी पेड बाय द एपिलेंट विद इन 2 वीक्स, ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर। अब एपिलेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है इस कंडीशन को, क्योंकि इसके पास तो पैसा ही नहीं है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच विच द एपिलेंट वाज फेसिंग, ठीक है। तो इसको फाइनेंशियल क्रंच की वजह से क्या है, ये हमारा इस पेनल्टी को पे नहीं कर पाया। अब एनसीएलटी जो है वो क्या करेगी, बाय वे ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसको एक बार और अपॉर्चुनिटी देती है लास्ट टाइम, और बोलती है एपिलेंट इज गिवन, टाइम दे देती है इसको। यहाँ पर तो देखो दिया गया था 4 दिसंबर को, लेकिन यहाँ टाइम बढ़ाकर इसको बोलती है कि आप 20 दिसंबर तक डिपॉजिट कर दीजिए 10% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट, ठीक है। अगर आप उसमें भी फेल हो जाते हो तो आपकी जो अपील है वो स्टैंड्स डिस्पोज, ठीक है, उस अपील को हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो आपका यही चीज मेन प्रॉब्लम आगे बन के आएगा, क्या ये इस तरीके से अपील को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अपीलेंट जो है वो फिर से पैसा नहीं दे पाया, नॉट डिपोजिट द अमाउंट नहीं दे पाया 20 दिसंबर तक भी, क्योंकि अपीलेंट जो है अकॉर्डिंगली फाइल और ये अकॉर्डिंगली फाइल कर देता है आईए नंबर ये ऑन इसी तारीख को सीकिंग मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 4 दिसंबर। तो रिक्वेस्ट ऑफ अपीलेंट वाज हाउएवर नॉट एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल हैड डिसमिस आईए नंबर। इस जो आईए नंबर इसने फाइल किया था वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया है। अपील भी जो फाइल करी थी उसको भी इसने डिसमिस कर दिया है, ठीक है। जो अपील यहाँ पर आगे फाइल करी थी, एक तो स्टे के लिए और एक मेन अग्रीव ऑर्डर और सीसीआई के ऑर्डर से अग्रीव थी, इसलिए ऑर्डर अपील में गया था, तो वो सारी इसने अपील जो है डिसमिस कर दी, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है गाइस, आगे हम सबसे पहले इश्यू देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब बात आती है गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये सब तो प्रोसीजर था कि हुआ क्या क्या था, अब देखते हैं मेन प्रॉब्लम क्या आई। यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, वेदर द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी डिसमिसिंग द मेन अपील इटसेल्फ ऑफ द अपीलेंट हियरइन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन टू डिपॉजिट द अमाउंट एज कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टे इज जस्टिफाइड एंड लीगल। वही चीज मैंने ऊपर आपको बोली थी, वही यहाँ पर कहा है। ये पूछ रहा है जो एनसीएलटी ने मेन अपील जो डिस्पोज ऑफ कर दी, जो अभी आईए नंबर और द जो हमारा अपील था वो इसने डिस्पोज ऑफ करी थी ना, क्यों करी थी, क्योंकि वो जो अमाउंट था ना वो डिपॉजिट नहीं कर पाया था। तो ये कंडीशन इसने जो लगाई थी कि आपको 10% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट डिपॉजिट करना है, इसको अगर कोई बंदा अगर जो अपीलेंट है अगर इसको देने में असमर्थ हो जाता है तो क्या एनसीएलटी जो है वो मेन अपील को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। क्या इस मेन अपील को ये डिस्पोज ऑफ कर सकती है, एनसीएलटी के पास क्या ये पावर है? तो गाइज इसका मैं जवाब दे देती हूँ, एनसीएलटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि ये खुद से किसी भी अपील को डिस्पोज ऑफ कर सके। वो भी रीजन क्या कि ये डिपॉजिट अमाउंट नहीं दे पा रहा है, ऐसी रीजन की वजह से ये अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है। तो गाइस समरी से समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ था। ये एक पर्सन है, ठीक है, ये अपील में गया, देखो ये एक पर्सन है, ठीक है। यहाँ क्या था, ये सीसीआई ने एक ऑर्डर पास करा और जिसे पेनल्टी लगा दी गई थी, ये इस ऑर्डर से एग्री होने के बाद अपील में गया किसके पास, एनसीएलटी के पास, ठीक है, नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी यानी एनसीएलटी के पास, ये अपील में गया। अब एनसीएलटी ने क्या करा, कुछ कंडीशन इंपोज कर दी कि आपको 10% ऑफ पेनल्टी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा था इसलिए फेल था, नहीं दे पाया उस पेनल्टी अमाउंट को, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट को नहीं कर पाया, ठीक है, तो फेल हो गया। तो अब एनसीएलटी क्या है, एनसीएलटी ने जो अपील आई थी इसके पास ये डिसमिस कर दी अपील कि आप अगर डिपॉजिट अमाउंट नहीं दे रहे हो तो मैं आपकी जो सुनवाई है वो आगे नहीं करूंगा, ठीक है, एनसीएलटी ने मना कर दिया। तो क्वेश्चन आता है क्या ये मेन अपील को मना कर सकता है, इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, डिसमिस कर सकता है? तो आपको गाइस बताती हूँ कि एनसीएलटी जो है हैड नो जस्टिफिकेशन टू डिसमिस द मेन अपील ऑन फेलर ऑफ कंडीशन ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। कोई राइट नहीं है डिस्पोज ऑफ द मेन अपील को डिसमिस करने के लिए ऑन फेलर ऑफ कंडीशन ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, नहीं कर सकता है एनसीएलटी। इट कैन कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड कर सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक। तो गाइस की रेशियोज देख लेते हैं, क्या क्या डिसाइडेड हुए थे, जो मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं आपको वो सेम अपने नोट्स में हाईलाइट करना है, ठीक है। तो क्या क्या की रेशियोज डिसाइडेड हुए थे, यहाँ हुआ था इट इज अपैरेंट दैट द ऑर्डर ऑफ सीसीआई वाज चैलेंज्ड बाय द फाइलिंग अपील। ये साफ साफ दिख रहा है कि सीसीआई का ऑर्डर जो है वो चैलेंज किया गया है यहाँ पर एनसीएलटी के साथ था, एनसीएलटी के पास। लेकिन यहाँ साथ साथ अपीलेंट ने एक और एप्लीकेशन फाइल करी है फॉर स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द सीसीआई। जो सीसीआई ने इस पर ऑर्डर जो पास किया पेनल्टी का, वो इसके स्टे के लिए भी एक इसने एप्लीकेशन फाइल करी है एनसीएलटी के पास, ठीक है। तो 2 एप्लीकेशन फाइल हुई है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर हमने बात करी है कि इट नीड टू बी अंडरस्टूड, हमको समझना पड़ेगा इस चीज को, द कंडीशन ऑफ डिपोजिट वाज अटैच्ड टू द ऑर्डर ऑफ स्टे, ठीक है। जो हमारी डिपोजिट की कंडीशन लगाई है ना वो क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टे के लिए लगाई है, ठीक है। इन केस ऑफ
नॉन कंप्लायंस ऑफ said condition, consequences would be that they cease to operate as a condition to stay not fulfilled। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें क्या है, जो कंडीशन लगाई है डिपॉजिट अमाउंट की, वो किस चीज की लगाई है, ऑर्डर ऑफ स्टे। स्टे मतलब जो भी सीसीआई ने ऑर्डर पास किया है ना, उसके स्टे के लिए लगाई है। लेकिन अगर ये बंदा इस अमाउंट को नहीं दे पाता है, डिपॉजिट नहीं कर पाता है, तो आप क्या करो, आप बस स्टे को सीज कर दो। ठीक है, जो स्टे लगाने के लिए बोला है आप उसको मत लगाइए, इतना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप क्या है, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंडीशनल ऑर्डर ऑफ स्टे वुड हैव नो बियरिंग इन सो फार एज द मेन अपील इज कंसर्न। मेन अपील पर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि इसने एनसीएलटी ने डाला है। मेन अपील को इसने क्या करा है, कैंसिल कर दिया है, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया है, वो ये नहीं करेगा। आप क्या कर सकते हो, ज्यादा जो स्टे है उसको आप रोक दीजिए, मत लगाइए स्टे को। ठीक है, लेकिन आप मेन अपील पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं डालोगे। पहले पैराग्राफ में हम बेसिकली क्या देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। जो अपीलेंट है ना, अपीलेंट जो हमारा अग्री पर्सन है, ठीक है, उसके पास क्या क्या राइट्स है, बेसिकली उस चीज के बारे में बात करें। अपीलेंट है, उसके पास राइट है अपॉन एनी ऑफ द अग्री पार्टीज मेंशन हियरिन टू प्रेफर एन अपील। अपील में जा सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। द जो हमारी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इन्होंने कोई ऐसी कंडीशन इंपोज नहीं करी हुई है, वहां ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है ऑफ द प्री डिपोजिट फॉर एंटरटेनिंग द अपील। ठीक है, ये एनसीएलटी खुद से लगा रहा है, हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये जो अपील है वो डिसाइड होगी ऑन द मेरिट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन की डिपोजिट कंडीशन आपने फुलफिल करी है या नहीं। आप साथ साथ इसको और हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ये पोजीशन अलग हो जाती है अगर प्रोविजन ऑफ अपील इटसेल्फ कंटेन्ड कंडीशन ऑफ प्री डिपोजिट ऑफ सर्टेन अमाउंट। ये पोजीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है अगर हमारे प्रोविजंस में ही ऐसा कुछ लिखा होता कि आपको प्री डिपोजिट अमाउंट कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे प्रोविजंस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया है। तो इस वजह से एनसीएलटी ऐसी कोई कंडीशन की वजह से अपनी मेन अपील को कैंसिल नहीं कर सकती। अब यहाँ पर साथ साथ एनसीएलटी की ड्यूटी भी बताई है। यहाँ तो अपीलेंट के राइट्स बताए थे, अब देखेंगे एनसीएलटी की ड्यूटीज के बारे में कुछ बात करिए यहाँ पर। अब देखेंगे तो गाइज यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अपीलेट ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर पास कर सकता है, इधर कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है। ठीक है, जो भी इसको डायरेक्शंस दी गई हैं उनको कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और सेट असाइड कर सकता है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। साथ साथ बताया हैज टू एक्ट विद इन द डोमेन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये नहीं है कि ये सीसीआई के ऊपर है तो अपनी दादागिरी चलाए, इसको क्या है, विद इन द लॉ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के दायरे में ही काम करना होता है। दिस प्रोविजन नोवेयर स्टिपुलेट्स दैट द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्ट द अपीलेंट टू डिपोजिट ए सर्टेन अमाउंट एज ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर हियरिंग द अपील। वही चीज है, ऐसी कहीं इसको राइट नहीं दिए गए हैं कि ये कुछ अमाउंट को पहले डिपोजिट करा सके फॉर हियरिंग द अपील। ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं लिखे हुए हैं। साथ ही बोला अपीलेट ट्रिब्यूनल दस हैड नो जुरिस्डिक्शन टू डिसमिस द अपील इटसेल्फ। इसके पास कोई ऐसी राइट्स नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है कि खुद से मेन अपील को, जो अपील करी गई थी, उसको डिसमिस कर दे। ठीक है, ऐसा कोई इसके पास राइट नहीं है। यहाँ पर एक केस हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा देख लेना, इसको मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या था। दैट वाज अ केस वेयर द अपीलेंट हैड चैलेंज, ठीक है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू पास अ कंडीशनल ऑर्डर। मतलब इसका अपीलेंट का कहने का मतलब था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो कंडीशनल ऑर्डर इंपोज कर सके। तो इस केस को क्या है, खारिज कर दिया गया था। ये चैलेंज जो है रिजेक्टेड बाय द कोर्ट होल्डिंग दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल कुड पास अ कंडीशनल स्टे ऑर्डर। मतलब कोर्ट बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंडीशनल स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकता है, ये लगा सकता है कंडीशनल स्टे ऑर्डर, नो सच इशू। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो प्रेजेंट केस है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है दैट अराइज इन इंस्टेंट अपील। जो हमारी प्रेजेंट अपील है उसमें ऐसा कोई केस नहीं। कुल मिलाकर जो पहला केस हुआ था वो इस चीज पर हुआ था कि अपीलेंट बोलता है कि एनसीएलटी हम पर कोई कंडीशन ही नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने इस मैटर को इस तरीके से सॉल्व किया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि कंडीशनल स्टे ऑर्डर इंपोज नहीं कर सकती, टाइम टू टाइम अगर इसको लगता है तो ये कर सकती है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट केस है वो इस चीज के ऊपर नहीं है कि कंडीशनल स्टे ऑर्डर कर सकती है नहीं कर सकती। जो प्रेजेंट केस है, आपने ऊपर इश्यू देखा था ना, क्या था, एक बार पढ़ो क्या था, वेदर द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी डिसमिस द मेन अपील इटसेल्फ of the appellant hearing for non-compliance of the डायरेक्शन टू डिपोजिट द अमाउंट एज ए कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टे जस्टिफाइड। मतलब यहाँ पर क्या है, मेन अपील को ये डिस्पोज ऑफ ही कर दे रहा है इस वजह से कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। कंडीशन ठीक है आप लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप इस वजह से मेन अपील को ही डिस्पोज ऑफ कर दो। आपके पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप मेन अपील को डिस्पोज ऑफ कर सको। आप समझ रहे हो ना, मतलब ये कंफर्म कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन ये क्या है, अपने आप से किसी अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। और स्पेशली इस केसेस में तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हुई।
ये इस तरीके से नोट कर लेना, इससे क्या है आपको बड़ी जल्दी क्लिक कर जाओगे पूरे केस लॉ में क्या था, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना साइड में, और बाकी जो मैंने अभी बताया था वो भी पढ़कर थोड़ा जानना जरूरी है कि स्टार्टिंग टू एंड हुआ क्या था, ठीक है। आई होप आपको ये वाला केस लॉ भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब हम इसके बाद देखेंगे केस लॉ नंबर 8, ठीक है, जिसका नाम रहेगा फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीआई, ठीक है। ये हमारा केस हुआ था फ्लिपकार्ट के ऊपर था, ठीक है। इसका नाम आपको पता है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीआई एंड ओट्स, ठीक है। तो ये हमारा केस लॉ का नाम रहेगा। सबसे पहले हम फैक्ट्स देखेंगे जैसे हम सब केसेस के अंदर देखते थे। यहाँ पर क्या हुआ था, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन हैज बीन फाइल्ड बाय, किसने इन्फॉर्मेशन फाइल करी है, किसने, दिल्ली व्यापार महासंघ, जिसको हम आगे बोलेंगे डीबीएम या फिर इन्फॉर्मेंट। इनका कहना है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है ऑफ द सेक्शन 3 रेड विद द सेक्शन 4, किसने किया ये कॉन्ट्रावेंशन, बाय फ्लिपकार्ट इंटरनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड द अमेजॉन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इन लोगों ने आपस में मिलकर जिसको हम आगे ओपीज बोलेंगे आगे, ठीक है, इन लोगों ने कॉन्ट्रावेंशन किया है आपस में मिलकर। इन्फॉर्मेंट का कहना है कि इन्होंने सेवरल वर्टिकल एग्रीमेंट किए हुए हैं आपस में मिलकर, फ्लिपकार्ट ने और अमेजॉन ने आपस में मिलकर सेवरल वर्टिकल एग्रीमेंट किए हैं जो लीड टू अ फॉरेक्स क्लोजर ऑफ अदर नॉन प्रेफर्ड ट्रेडर्स फॉर द सेलर्स फ्रॉम दिस ऑनलाइन मार्केट प्लेस। और ये साथ साथ इस पर क्या एलिगेशन लगी है, इस पर एलिगेशन लगी है कि मोस्ट ऑफ दीज प्रेफर्ड सेलर्स आर एफिलिएटेड विद और कंट्रोल्ड बाय द फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उन्होंने आपस में मिलकर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने और ट्रेडर्स को कंट्रोल कर रहे हैं ये, ठीक है। तो वही चीज के ऊपर इन लोगों ने इस पर एलिगेशन लगाया है। कमीशन का यहाँ ओपिनियन था, कमीशन का मतलब है सीसीआई, ठीक है। इसका क्या ओपिनियन था, देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, ठीक है। आपने देखा हो सेक्शन 26 में, ठीक है, मैं आपको नोट्स में से दिखा देती हूँ। आप यहाँ सेक्शन 26 में क्या देखा था, ये हमारे सीसीआई कॉम्पिटिशन एक्ट के नोट्स हैं, ठीक है। तो मैं वहां से बता रही हूँ, आपको ने सेक्शन 26 में एक चीज देखी थी कि यहाँ पर जो हमारे कमीशन के पास जब केस आता है, कमीशन चेक करता है उसके ओपिनियन के हिसाब से, अगर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट है, ये चेक करेगा क्या प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ दो सिचुएशन बनती है कि प्राइमा फेसी केस नहीं है या फिर है, ठीक है। अगर प्राइमा फेसी केस नहीं है तो ये मैटर को क्लोज कर देता है और साथ साथ कॉपी फॉरवर्ड कर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और जो भी पार्टीज कंसर्न है, ठीक है। अगर कोई यहाँ, लेकिन अगर कोई यहाँ पर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट है तो उस केस में डायरेक्ट करेगा किसको, डीजी को, डायरेक्टर जनरल को, कि आप आगे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो मेनली ये पढ़ा था हमने, यहाँ पर इसी चीज को लेकर ये हमारा केस बना है। यहाँ पर कमीशन का मानना है कि प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट है, तो इसीलिए आगे चल के इन्वेस्टिगेशन करा देता है बाय द डायरेक्टर जनरल, बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए टू डिटरमाइन वेदर द कंडक्ट ऑफ द ओपीज। ओपीज का मतलब ये हमारे अपोजिट पार्टीज जो थी, हमारे अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह, ठीक है। अकॉर्डिंगली कमीशन डायरेक्ट दैट द डीजी टू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू द मैटर अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 26, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि 26 के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टर जनरल को ऑर्डर दे देता है कि 26 के हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कमीशन आल्सो डायरेक्ट द डीजी टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जैसे ऑर्डर मिले वहां से 60 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देनी है रिपोर्ट, ठीक है। तो मेन इश्यूज क्या थे गाइस, यहाँ पर इशू ये था वेदर द सीसीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर अमाउंट टू बी एन इंटरफेरेंस, ठीक है। जो सीसीआई इस मैटर में डील कर रही है, इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करा रही है, क्या ये इसका यहाँ पर, तो क्या ये सीसीआई के द्वारा इंटरफेयर करना माना जाएगा, ठीक है। वो चीज यहाँ पर पूछी गई है। साथ साथ पूछा है वेदर द ओपीज डिड नॉट वांट टू इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीसीआई एज पर द एक्ट इवन तो द इन्वेस्टिगेशन वुड ऑफर देम एन अपॉर्चुनिटी टू लीड एविडेंस दैट एक्सटर्नेट्स देम, ठीक है। दोनों के आंसर अगर आप मेरे से समराइज वे में पूछना चाहो तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो सीसीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या ये इंटरफेयर माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इस चीज का इन दोनों का मिलता जुलता ही आंसर है। जैसे यहाँ पर ओपीज बोल रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है बाय द सीसीआई से, लेकिन सीसीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो क्या ये इंटरफेरेंस माना जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ हमारे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जो है वो हमारे जो यहाँ पर ये सेक्टर है इनको कोई रेगुलेट नहीं करता है, कोई स्पेशल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है, ये हमारे ई कॉमर्स सेक्टर है। तो इसीलिए क्या है, सीसीआई के पास इस केस में पावर आ जाती है कि वो इन लोगों को रेगुलेट कर सकता है, इन पर इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होगा, उस केस में सीसीआई के पास पावर रहेगी इन्वेस्टिगेशन कराने की, ठीक है। तो गाइस इसको हम डिटेल में देख लेते हैं आगे यहाँ पर की रेशियो क्या डिसाइडेड हुए थे। यहाँ मैंने साथ साथ हाइलाइट्स किए हुए हैं, वो पोर्शन देखते जाइए बस। सीसीआई व्हाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट मस्ट एक्सप्रेस इट्स माइंड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट इट इज द व्यू ऑफ द प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये चेक करती है कि क्या प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट है, रिक्वायर जनरल इश्योरेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू द डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अगर उसको लगता है कि हाँ प्राइमा फेसी एग्जिस्ट है तो वो ऑर्डर दे देगी डायरेक्टर जनरल को फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अगर नहीं है, ठीक है, अगर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट
नहीं है तो ये मैटर को साथ के साथ क्लोज कर देगी यहीं पर और कॉपी जो है फॉरवर्ड कर देगी किसको, मैंने आपको वहां बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और माई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर कोई भी पार्टीज कंसर्न है उनको कॉपी ऑफ ऑर्डर फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। और इट हैज बीन फर्दर कंटेंडेड दैट द ऑर्डर पास बाय द सीसीआई इन द प्रेजेंट केस इज merely speculative in nature, ठीक है, एंड इट इज नॉट गिवन एनी फाइंडिंग टू द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, ठीक है। ऐसा कोई फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुआ है। इट हैज बीन फर्दर कंटेंडेड दैट द लर्न सिंगल जज हैज erroneously upheld the order passed by the CCI on the basis of the order passed by the CCI for the CCI is supported by some reasoning, ठीक है। Therefore, the impulse order upholding the order passed by the CCI in contrary to the judgment of a Honorable Supreme Court delivered in case of CCI versus SAIL, ठीक है। ठीक है, ये आपको रीड करना है तो बाकी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ जो हुआ था वो एक बार बता देती हूँ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि कोई रीजन नहीं है कि इंटरफेयर करना चाहिए विद द इम्पल्स ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, जिसने डिसमिस कर दी थी रिट अपील्स ऑफ द पिटिशनर, ठीक है। जो हमारे यहाँ पिटिशनर ने अपील करी थी ना, हाई कोर्ट ने उस मैटर को खारिज कर दिया था। ये जो लिखा हुआ है कोर्ट के बारे में, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो अपील आई थी इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया था, ठीक है, और इम्परमिसिबल हो गई थी ये। तो वही चीज बोला है कि जब हाई कोर्ट ने जो अपील को खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट भी उसी को ही समर्थन कर रही है और बोल रही है कोई रीजन नहीं है इंटरफेयर करने का यहाँ पर। और साथ साथ एक कंक्लूजन जो ड्रॉ हुआ वो ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट इज इन द सेल जजमेंट के जजमेंट में उन्होंने एक्सप्रेस किया दैट ए प्राइमा फेसी ऑर्डर इज मेयरली अ डायरेक्शन टू कॉज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। जो इन्होंने प्राइमा फेसी डायरेक्शन दी है ना, जो इन्होंने प्राइमा फेसी ऑर्डर पास किया है ना, वो मेयरली एक डायरेक्शन होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। एंड टू दैट एक्सटेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, उसको लगभग एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन मानोगे टू इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन आर्म, जो कि डिटरमाइन नहीं होगी एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। मतलब आप इसको आगे चल के चैलेंज भी नहीं कर सकते हो। जो इन्होंने प्राइमा फेसी ऑर्डर पास होता है, आप उसको सीसीआई ने अगर कोई प्राइमा फेसी ऑर्डर पास किया है तो उसे आगे चल के नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी होती है, वहां पर आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और द सैड डिसीजन आल्सो गोज ऑन टू क्लैरिफाई दैट इन द एब्सेंस ऑफ द सेक्टेरियल रेगुलेटर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला ना, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, जो अभी ऊपर भी समझाया था आपको कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो है वो किसी सेक्टर से रेगुलेट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सीसीआई इनको रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। तो वही चीज है, सैड डिसीजन आल्सो गोज ऑन टू क्लैरिफाई दैट इन द एब्सेंस ऑफ द सेक्टेरियल रेगुलेटर, उनके एब्सेंस होने की वजह से सीसीआई जुरिस्डिक्शन है कि नॉट प्रेक्लूड, ठीक है। और प्रेक्लूड का मतलब होता है रोक लगाना, सीसीआई की जुरिस्डिक्शन पर कोई रोक नहीं लगाया गया है एटलीस्ट एट द प्राइमा फेसी स्टेज, विच इंप्लाइज दैट द सीसीआई इज नाउ फ्री टू प्रॉब द स्टेक होल्डर इन द ई कॉमर्स स्पेस। मतलब सीसीआई फ्री है, यहाँ पर जांच कर सकती है, जांच बिठा सकती है ई कॉमर्स सेक्टर पर, ठीक है। तो वही चीज है। आप भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछोगे जो आपको एग्जाम में लिख कर ही आना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये वाला बॉक्स आपको जरूर लिख कर आना है, ठीक है। वैसे तो मैंने हाईलाइटिंग इस तरीके से करी है कि सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जिस पर मैं मार्क लगवा रही हूँ वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़कर आना है, वो जरूर लिख कर आना है, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया गाइस, ये वाला बॉक्स आपको लिख कर आना है, एक साथ में ये वाला बॉक्स, ठीक है। ये वाला आप यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है कि आप इसके बाद सीधा जो हमारा ये क्राइटेरिया के नीचे ये वाला बॉक्स है ना, ये वाला लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को समर्थन में थी, और कंक्लूजन में आपको ये दोनों पॉइंट्स जरूर लिख कर आने हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो बेसिकली जो इश्यूज थे उनके आंसर है, ठीक है। तो मेन कंक्लूजन जो है वो यही है, जो आपको एक समराइज भी है, इसलिए मैंने साइड में समरी नहीं लिखी है, ठीक है। तो यही एक तरीके से समरी है, ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 9th केस लॉ, ठीक है। 9th केस लॉ का नाम क्या, बेसिकली ये उबर से रिलेटेड केस लॉ था, ठीक है। तो इसका नाम देख लेते हैं सबसे पहले, उबर इंडिया सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीआई के बीच में ये केस था, ठीक है। तो सबसे पहले हम गाइस फैक्ट्स देख लेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देती हूँ इस केस में हुआ क्या था। उबर ने क्या है, काफी सारे डिस्काउंट एंड इंसेंटिव ऑफर करे थे, साथ साथ इसने ड्राइवर को भी काफी सारी एक रीजनेबल हाई इंसेंटिव देने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब क्या है, जैसे हमारा जो ट्रिप फेयर उसको देना था ना, जो इसको रिसीव हुआ था फ्रॉम पैसेंजर, उसके अलावा उसको अनरीजनेबल हाई इंसेंटिव भी दिए थे। तो इस तरीके से ये इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था। तो उबर के इन सब फैसिलिटी देने की वजह से अदर ट्रेडर्स, अदर मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने यहाँ पर केस राइज किया कि ये जो उबर है ये एक तरीके से अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। अगर उबर ने यहाँ पर एक बिल भी अटैच किया गया जिसमें साफ साफ शो हो रहा था उबर को एक लॉस हुआ है, टोटल मिला के 204 रुपए पर ट्रिप पर इसका लॉस हुआ है, ठीक है। मेड बाय द कार ऑफ द फ्लीट इन ओनर्स विच डज नॉट मेक एनी इकोनॉमिक सेंस, कोई सेंस नहीं बनता। फिर भी अदर देन द पॉइंटिंग टू उबर इंटेंट टू एलिमिनेट
कंपटीशन इन द मार्केट, मतलब ये इतनी फैसिलिटीज वगैरह जो दे रहा है ना, ये मार्केट में कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए दे रहा है। ठीक है, अगर इसको एक वन वर्ड में डिफाइन करो तो आपने पढ़ा है, हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या, प्रीडेटरी प्राइस। ठीक है, प्रीडेटरी प्राइस एक वर्ड पढ़ा था ना, उसका मतलब क्या था, आप सर्विसेज जो है वो लेस देन कॉस्ट दे रहे हो। ठीक है, ये लेस देन कॉस्ट दे रहा है जब तो इसको इतना लॉस हो रहा है। ठीक है, लेस देन कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, और वो क्यों दिया जाता है, टू एलिमिनेट दी कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए दिया जाता है। आप प्रीडेटरी प्राइस की अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो आपको ये वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो इसको सेल्स होती है वो एट लेस देन कॉस्ट होती है टू रिड्यूस और एलिमिनेट द कंपटीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी चीज के ऊपर केस बना था। यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, इशू क्या था गाइस, इशू था वेदर द उबर हैज इन्फ्रिंज्ड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। मतलब वही चीज है, क्या उबर इस तरीके से जो हमारा सेक्शन 4 है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। ठीक है, प्रीडेटरी प्राइस को लाकर क्या ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या की रेशियो डिसाइडेड हुए थे वो हम वन बाय वन देखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है गाइज, मैंने इसकी समरी नहीं बनाई है, मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, आपको वही चीज देखनी है। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स में लिखकर आना है। सबसे पहले जो ये था की रेशियो डिसाइडेड में, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अलोन वी आर ऑफ द व्यू दैट इट शुड बी वेरी डिफिकल्ट टू से दैट देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अंडर द सेक्शन 26 ऑफ द सेक्शन 4, यानी कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कंपटीशन एक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है, एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से नहीं कहा जा सकता कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए ये भी जानना जरूरी है क्या उबर जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पर है। देखो, अगर कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन पर है तभी तो वो अब्यूज करेगा ना। तो सेकंड पॉइंट आपको डोमिनेंट पोजीशन से रिलेटेड लिखना है। यहाँ जो चीज लिखी हुई है वो डोमिनेंट पोजीशन का मतलब को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, refers to a position of strength enjoyed by an enterprise in the relevant market, which in the case of NCR enable it to operate independently of the competitive force prevailing or is something that would affect its competitor or relevant market in its favor। ठीक है, तो डोमिनेंट पोजीशन होता क्या है उस चीज को यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखेंगे। अब पहली बात तो प्रीडेटरी प्राइस के लिए उस बंदे की डोमिनेंट पोजीशन होनी चाहिए, वो लिख लिया। फिर हम देखेंगे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं। ठीक है, इस चीज को भी यहाँ लिखना है। ठीक है, इन सो फार एज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज कंसर्न, एज लॉन्ग एज दिस डोमिनेंट पोजीशन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज एन अनफेयर प्राइस इन परचेज और सेल्स इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन आल्सो गेट अट्रैक्टेड। अगर लंबे टाइम के लिए अनफेयर प्राइसिंग रख रहा है तो मान लेंगे कि हाँ ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। लेकिन अगर इसने छोटे टाइम के लिए रखा है, शॉर्टर टाइम के लिए, जैसा होता नहीं है ये मार्केट में कोई न्यू सेलर आया है तो वो क्या करेगा, प्राइस को पहले कम रखता है जिससे कि वो अपने आप को प्रमोट कर सके। ठीक है, प्राइस को कम रखेगा। अगर अपने आप को प्रमोट करने के लिए इसने प्राइस को अनफेयर रखा है यानी कि कम प्राइस रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक ऐसे ही रख रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रहा है। ठीक है, आल्सो गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, तो आपको ये वाला भी लिख कर आना है। मैं साथ साथ ये गाइस यहाँ पर समझाने के साथ साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में कितना लिख कर आना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है लैक ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, एक तो ये लिख कर आना है आपको एग्जाम में, ये बॉक्स जो मैंने बनाया है। आफ्टर दैट आपको ये डोमिनेंट पोजीशन के बारे में लिखना है कि डोमिनेंट पोजीशन होना जरूरी है अब्यूज करने के लिए। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किस तरीके से होगी वो चीज लिखनी है। फिर देन हम कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हम कंक्लूजन, आपको पता है हमारा कंक्लूजन भी ड्रॉ करना होता है एग्जाम में। मैंने आपको यहाँ पर केस लॉ का क्या परफॉर्मा होता है, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ पर डिसाइड करती है, ऑन दिस ग्राउंड अलोन वी डू नॉट थिंक इट टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर मेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, मतलब कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अभी तक जितना मैटर है उस बेस पे सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, तो अपील जो है वो यहाँ पर डिसमिस कर दी गई। ठीक है, तो वही चीज है गाइस, अगर आपको इसको हिंदी में लिखना है समराइज में तो लिख, तो ये छोटा सा केस लॉ है इसलिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो आपको बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ एविडेंस, देन उसके बाद डोमिनेंट पोजीशन, देन उसके बाद है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और ये जो है हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए, तो ये वर्ड जरूर लिख देना। फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर देना कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या डिसीजन था। ठीक है, तो बस यही आपको लिख कर आना है एग्जाम में।
तो गाइस अब इसके बाद हम देखेंगे केस लॉ नंबर 10। ठीक है, 10th केस लॉ का नाम है हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम फैक्ट्स देख लेंगे। फैक्ट्स में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है बस उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेनली इशू क्या था। ठीक है, तो यहाँ जो इशू अराइज हुआ था गाइस, वो इशू क्या था, वेदर द अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट असाइड द ऑर्डर पास बाय द सीसीआई अंडर द सेक्शन 43A ऑफ द सीसीआई एक्ट। ठीक है, अगर कोई सीसीआई ने ऑर्डर पास किया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको सेट असाइड कर सकता है, वेयर बाय पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़। जो सीसीआई ने ऑर्डर पास किया था ना, उसमें 1 करोड़ की कुछ पेनल्टी इंपोज हुई थी ऑन द रेस्पोंडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट इज जस्टिफेबल। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या था, अगर किसी बंदे ने कॉम्पिटिशन एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उस केस में अगर सीसीआई ने कोई पेनल्टी इंपोज करी है, तो क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल उस सीसीआई के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो प्रॉब्लम ये थी मेनली कि उस बंदे का कहना ये था उसने इंटेंशनली नहीं किया है, ये जो डिफॉल्ट हुआ है वो इंटेंशनली नहीं हुआ है, तो इस केस में उसे कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो वहां अब देखते हैं हमारा किस किस तरीके से क्या ऑर्डर, क्या की रेशियोज डिसाइड हुए थे। ठीक है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको जरूर ध्यान से देखना है वो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, आप वो देख लीजिए। ठीक है, द मेंस रिया, ये वर्ड जो आपको एग्जाम में लेकर आना है, मेंस रिया का मतलब होता है इंटेंशन ऑफ रॉन्ग डूइंग। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, मतलब अगर किसी चीज को तुम मन से गलत करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको मेंस रिया बोलते हैं। ठीक है, लॉ में मेंस रिया assume importance in case of criminal and quasi-criminal liability for the imposition of penalty under section 43A. The action may not be mollified in case there is a breach of statutory provision of the civil law. Penalty is attracted simpliciter on its violation. मतलब यहाँ पे क्या है, मेंस रिया जो है वो इंपॉर्टेंट मानी जाएगी इन केस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी के केस में। मतलब आप जानबूझकर कर रहे हो तो वो हमारा क्रिमिनल लाइबिलिटी के केस में मैटर करेगा कि आप जानबूझकर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर इन केस ऑफ सिविल लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलती से की है कोई कॉन्ट्रावेंशन या फिर आपने जानबूझकर करी है, सिविल लॉ में आपको दोनों ही केस में पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। ठीक है, मेंस रिया जो है वो कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, इन द क्रिमिनल एंड क्वासी क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में। साथ में यहाँ ये भी चीज बताई गई है गाइस, द इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी वाज परमिसिबल, पेनल्टी लगेगी एंड इट वाज राइटली इंपोज, सही तरीके से इंपोज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सीसीआई ने इंपोज की है वो सही इंपोज हुई है। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंटेंशनल ब्रीच ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी। ठीक है, मेंस रिया का होना यहाँ कोई जरूरी नहीं है। 43 ऑफ द एक्ट does not use the expression the failure has to be a willful or mollified for the purpose of imposition of penalty। ठीक है, ऐसा कुछ भी 43A में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस केस में प्रोविजन इज, अगर ब्रीच ऑफ प्रोविजन हुआ है तो वो पनिशेबल रहेगा। साथ साथ यहाँ पर गाइस बताया इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 43A इज ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ सिविल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये सिविल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ना कि क्रिमिनल ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पेनल्टी हैज टू फॉलो। ठीक है, ये वर्ड जो है ये आपको जरूर लिख कर आने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा मेन कंक्लूजन है यहाँ पर। ठीक है, तो पेनल्टी यहाँ पर फॉलो होगी क्योंकि ये सिविल ऑब्लिगेशन है यहाँ पर। ठीक है, ओनली डिस्क्रिशन इन द प्रोविजन अंडर सेक्शन 43A इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। मतलब अगर आपने पेनल्टी जानबूझकर करी है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन जो करा है वो इंटेंशनली करा है, ठीक है, तो उस केस में आपके क्वांटम ऑफ पेनल्टी, जो पेनल्टी का अमाउंट है उसको हम ज्यादा करेंगे। जबकि अगर आपने अनइंटेंशनली किया है, मतलब आपने जानबूझकर नहीं किया है, तो वहां हम कोशिश करेंगे पेनल्टी का अमाउंट जो है वो कम हो सकता है। पर कुल मिलाकर ये मतलब है द डिस्क्रिजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 43 इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी घट बढ़ सकती है, ठीक है, लेकिन पेनल्टी तो यहाँ पर लगेगी ही, क्योंकि अगर तुमने गलती की तो तुम गियो, चाहे तुमने जानबूझकर करी चाहे बिना जाने करी, कैसे भी करी, आप पर पेनल्टी आएगी। ठीक है, हाँ बस इतना हो सकता है, क्वांटम ऑफ पेनल्टी वारी हो सकती है, वहां पर डिस्क्रिशन लग सकता है। ठीक है, We find that in the facts and circumstances of the case, the order passed by the commission was just and proper and in accordance with the law। ठीक है, जो कमीशन ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन ने जो 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है ना, तो वो लगेगी, यहाँ पर जस्टिफाइड है ये ऑर्डर जो है। लेकिन विच द ट्रिब्यूनल लेकिन ये सीसीआई का जो ऑर्डर था ना वो सेट असाइड कर दिया था। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल ने जो किया है वो रॉन्ग है। द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी सेड टू बी लीगली सस्टेनेबल, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। द नॉमिनल पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड बाय द सीसीआई ऑफ ₹1 करोड़
crore only considering the facts and circumstances of that there was a violation of provision, ठीक है। तो 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, मेनली द अपील फाइल बाय द सीसीआई इज अलाउड, और वो अलाउ होगी। ऑर्डर पास बाय द सीएटी इज सेट असाइड, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सीसीआई को ऑर्डर को साइड रख के जो ऑर्डर पास किया था, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उसे सेट असाइड कर दिया जाएगा। एंड पास बाय द सीसीआई इम्पोजिंग द पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ इज हियर बाय रिस्टोर्ड विद द नो कॉस्ट, ठीक है। समझ आ गया ये। यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, मैंने यहाँ जो हिंदी में समरी में लिखा है ना, बस आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो वो क्या है, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ गाइस। अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन हुआ है तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन हुआ है तो पेनल्टी लगेगी, चाहे वो आपने इंटेंशनल करा हो चाहे अनइंटेंशनल करा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इंटेंशनल वाला वर्ड जो है लॉ में क्या था, मेंस rea, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है वर्ड, ठीक है। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है तो आपका पेनल्टी आएगी, ठीक है। ये हमारी चीज जो है वो इमेटीरियल रहेगी, अनइंटेंशनल और इंटेंशनल। लेकिन हाँ, इतना फर्क पड़ सकता है, इससे ओनली क्वांटम ऑफ पेनल्टी कैन बी वारिड, ठीक है। तो पेनल्टी जो है वो घट बढ़ सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। गाइस, ये आपका 10th केस लॉ हो चुका है। अब हम आ जाएंगे 11th केस लॉ पर, जिसका नाम है SCM सॉलिफर्ड लिमिटेड वर्सेस CCI, ठीक है। तो ये हमारा केस का नाम है, ठीक है। ये हमारा सिमिलर टू 10th केस लॉ है, ठीक है। तो जो हमारा अभी हम 10वां केस लॉ पढ़कर आए ना, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बस जो कंक्लूजन आया था वो बता देती हूँ, आप इसे रीड करोगे तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन यही था जो हम ऊपर देख कर आए, सब कुछ सेम ही है इसमें। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर द 43 ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ सिविल ऑब्लिगेशन होता है, एंड द प्रोसीडिंग आर नीदर क्रिमिनल एंड नॉर क्वासी क्रिमिनल, ठीक है। यहाँ पर क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, ना ही क्वासी क्रिमिनल है। दस पेनल्टी हैज टू फॉलो, पेनल्टी तो लगेगी क्योंकि सिविल ऑब्लिगेशन है यहाँ पर। डिस्क्रीजन इन द प्रोविजन ऑफ 43 इन रेस्पेक्ट टू द क्वांटम, ठीक है। तो क्वांटम जो है, पेनल्टी का अमाउंट जो है वो वारी हो सकता है। द जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय द कमीशन एज अफर्म्ड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड अपील बीइंग, तो अपील जो है वो यहाँ पर जो करी गई थी इनके खिलाफ वो जो है वो डिसमिस हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑर्डर पास किया गया है वो CCI जो कि अफर्म कर दिया है अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो अकॉर्डेंस विद लॉ है, वही ऑर्डर पास जो हुआ है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंक्लूजन है। आपको वो जो मैंने हिंदी में लिखा है ना, बस आप उसको दिमाग में रख लेना, आपको दोनों केस लॉ का कंक्लूजन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, अब हमारे सारे केस लॉ कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल हमारे कंपटीशन एक्ट में 11 केस लॉ थे, मैंने आपको सारे करा दिए। जहां मेरे को लगता था इंपॉर्टेंट है, जहां मेरे को ज़्यादा टाइम लेके बताना चाहिए था, वहां मैंने टाइम लेकर बताया है, ठीक है। जहां सिमिलर चीज़ें हैं या फिर आप पढ़ सकते हो, वो मैंने थोड़ी सी स्किप की है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं एक एक चीज़ को पूरा पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से यहाँ बहस देने की कोशिश करी है, आपको साइड में समरी भी नोट कराई है, आपको हाईलाइटिंग करके बताया कि जो आपको एग्जाम में जरूर लिख कर आना है। अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं इसके अलावा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिंग करी है ना, जो हाईलाइटिंग करी है, वो आपको जरूर लिख कर आनी है, ठीक है। वो मेन प्रोसीजर रहेगा, मेन कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉम्पिटिशन एक्ट के केस लॉस क्लियर हो गए होंगे। आप इनको 1-2 बार सुनोगे तो आपको ये माइंड में रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। गाइस, इसी तरीके से हम आगे के और भी केस लॉस कंप्लीट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।